पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं, जो पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी का यूट्यूब चैनल है। और यहाँ हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक है उसको लेकर आए हैं। और ये 2022 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और एक क्लास 12th के लिए है। और चलिए यहाँ पर ये हम लोग को पार्ट 2 होने वाला है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं यदि आप नहीं देखे हैं तब। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 2020 में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग मेरे डिस्कशन करने वाले हैं, जो 2020 में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा एक क्वेश्चन बैंक 2020 का रहेगा, और आप तेजी पूर्वक इसको पढ़ते जाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले ये कहा गया कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है ना, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के बारे में पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, अभिक्रिया वेग को है ना कम करता है। इसके बाद सेकंड लिखा गया कि बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है, और इनमें से कोई नहीं रिटार्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और इनमें से कोई नहीं। मतलब उत्प्रेरक करता क्या है, अभिक्रिया के दर को घटाता है, बढ़ाता है, या क्या करता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए पहले आप कमेंट कीजिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा भी क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले कमेंट कीजिए। और जिनका जिनका कमेंट सी हो सब लोग सही हैं बउआ, सी जिनका कमेंट है, चूँकि जो उत्प्रेरक होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता भी है और बढ़ाता भी है, अभिक्रिया के वेग को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा बउआ, यहाँ जो आपका आंसर रहेगा इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आपका है बउआ, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी रहेगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन है ना, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। चलिए आपको ऑप्शन दिया गया है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। चलिए आप बताइए इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा। चलिए जिनका जिनका सी आ रहा है बउआ सब लोग सही है। फ्लोरीन जो होता है बउआ, फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, फ्लोरीन जो है सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है हाइड्रोजन में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ का वैल्यू बताना है। टी हाफ कहने का मतलब अर्धवायुकाल। तो आपको पता है कि टी हाफ जो अर्धवायुकाल होता है बउआ वो कितना होता है, 0.693 है ना, डिवाइडेड बाई के होता है। ए इसका जो एक्चुअल वैल्यू है 0.693 बाई के होता है। तो एक्चुअल जो वैल्यू होता है टी हाफ का बउआ अर्धवायुकाल का, वो है 0.693 या डिवाइडेड बाई के। चलिए इसके अप्रोक्स में आपको ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसके लगभग में कौन सा मिल रहा है। फर्स्ट में 0.632 दिया है बउआ डिवाइडेड बाई के, तो ये तो है नहीं। बी में आपको 0.83 दिया है ना, 0.683 दिया गया है। और इसके बाद आपको सी में 863 दिया है और 1 ज्योति होगा नहीं। सबसे आपको नज़दीक कौन सा मिल रहा है बउआ, तो नज़दीक में आपको बी मिल रहा है। इसका आंसर आपको बी लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आपको इसको ध्यान रखना है। कोई भी प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धवायुकाल 0.693 बाई के होता है, बात ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा लगभग में। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया उजला और पीला फास्फोरस है ना, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, बताना है कि उजला और पीला फास्फोरस है क्या है। अपरूप दिया है, समस्थानिक दिया है, संभारिक दिया है, इनमें से कोई नहीं है ना। एलोट्रॉप है, आइसोटोप है, आइसोबार्स है, नन ऑफ दीज। तो उजला और पीला फास्फोरस आपका क्या होता है ये बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, उजला व्हाइट और येलो फास्फोरस क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है, अपरूप होता है, एलोट्रॉप है, अपरूप भी लिखता है बउआ, यहाँ देखो जो लिखा गया अपरूप, अपरूप इस तरह से भी लिखता है और अपर रूप भी आपको लिखता है, दोनों लिख देता है। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं, एलोट्रॉप उसका इंग्लिश होता है। और समस्थानिक संभारिक,
चलो बुआ, जिनका जिनका आंसर ए आ रहा है सब लोग सही है, अपरूप ही होगा। इसका आंसर आपका अपरूप ही हो जाएगा बुआ, यही इसका आंसर रहेगा, है ना। उजला और पीला फास्फोरस सबका क्या होता है, अपरूप होता है, दोनों फास्फोरस ही हैं। तो उजला जिससे कार्बन है जो है ना, हीरा और ग्रेफाइट जो इसका होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर फास्फोरस में उजला और पीला फास्फोरस है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में अपरूप रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड। एसिड से रिएक्शन करके कौन जो है लिबरेट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस, कौन जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। इसमें आपको दिया है आयरन है, जिंक है, कॉपर है, Mg है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बहुत आसान है, जो आपको लोअर क्लास से ही इसके बारे में डिस्कस किया गया है, 8 क्लास से ही इसके बारे में पढ़े होंगे। चलिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा बुआ। और जिनका सी आ रहा है, कॉपर आ रहा है बुआ, सब लोग सही हो। जिनका कॉपर है वो सब लोग सही हो, क्योंकि कॉपर जो होता है वो थोड़ा सा लेस नीचे चला आता है, जो श्रेणी जो है ना, सारणी आप लोग पढ़े होंगे उसमें नीचे आ जाता है। तो कॉपर जो है, कॉपर जो है ये है ना, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, आंसर आपका कॉपर हो जाएगा। और जिनका जिनका भी सी कॉपर आंसर दे रहे थे वो सब लोग सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में फिनोल की पहचान करें। फिनोल को पहचानना है, फिनोल आप क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, एक ऑप्शन में बुआ ईसन हलवा देख ला ऐसे, तो ये आपका फिनोल होता है, आपको पता है कि फिनोल इस तरह से रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है ना, यहाँ पर कहा गया है आपको कि केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज क्या होता है ना, उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, बहुलीकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। उत्क्रमणीय रिवर्जिबल है, अनुत्क्रमणीय इरिवर्जिबल होता कह रहा है ना, बहुलीकरण कहा गया, पॉलीमराइजेशन है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। तो चलिए आपको ये बताना है कि जो आपको रासायनिक अधिशोषण होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन होता है, वो क्या रहेगा, उत्क्रमणीय रहेगा, अनुत्क्रमणीय रहेगा, बहुलीकरण रहेगा। चलिए जिनका जिनका बहुआ बी आंसर आ रहा है सब लोग सही हो, बी वाले सब लोग सही हो। इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आ जाएगा सर। अनुत्क्रमणीय होता है इरिवर्जिबल रिएक्शन। इरिवर्जिबल मतलब, रिवर्जिबल मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड दोनों रहेगा तो उसको इरिवर्जिबल कहते हैं। और इरिवर्जिबल में केवल एक ही डायरेक्शन होता है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, तो आपका है ना इरिवर्जिबल हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है, देख लो CONH2 आपको ग्रुप दिया गया है, और इस CONH2 वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहा गया है एमिडो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, इमीनो ग्रुप है, और कार्बाइलेमीन है। चलिए कौन सा ग्रुप रहेगा, जल्दी से कमेंट करो बउआ। एमिनो तो होगा नहीं, इमिडो तो होगा, कार्बाइलेमीन नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए बउआ, एमिडो है ना। एमिडो जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, एमिडो ग्रुप है ना। CONH2 को हम लोग बोलते हैं एमिडो ग्रुप। अगला क्वेश्चन कहा गया कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है ना, यहाँ पर बोला गया है कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि चलिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन बिकॉज, चलिए इसका क्या कारण है जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, जो बोला है। टेम्परेचर वहाँ घट जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, और ये बोला है बुआ कि वहाँ हवा ज़्यादा है, इस कारण से। चलो जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ क्या है। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्यों, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, जिनका जिनका ये आंसर आ रहा है वो सही है, जिनका ये आ रहा है आंसर वो वही लोग सही हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब है ना, उस पर दाब कम लगता है, इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट उसका घट जाएगा। चलो बउआ अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी मीथेन मतलब, मिथॉक्सी मीथेन था, मेथ में एक ही कार्बन तो होता है, तो इधरो CH3 इधरो CH3 है ना, ऑक्सी लगा हुआ है, मतलब आपका ईथर वाला कंपाउंड हो जाएगा, ओ CH3 ओ CH3। कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, देख लीजिए दोनों तरफ सेम ही है। कौन सा आंसर आपका ए और सी दोनों लगता है मिल गया बउआ, दोनों मिल गया है, ए और सी दोनों मिल गया है। कुछ फॉल्ट है तो जिसमें ए रहेगा ना वो आपका मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, तो इन जनरल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन यही आपका आंसर रहेगा, है ना। CH3 O CH3 CH3 O CH3, ए में दिया CH3 O CH3 और सी में भी CH3 O CH3 कर दिया है, तो एक ही जगह इसे आपको एग्जाम में एक ही जगह दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा बउआ ए। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, कहा निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ये बोला गया टिंडल इफेक्ट, द टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन
द टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, किस में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा? शुगर सॉल्यूशन दिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड दिया है, सस्पेंशन और इमल्सन दिया है। चलिए आपको बताना है, चीनी का घोल है, सोने का कोलाइडियल घोल होता है, सस्पेंशन और इमल्सन है। तो टिंडल प्रभाव हुआ, चीनी के जो घोल होता है ओकरा में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, और ऐसा लाइट पास कराओगे ना तो उसका है ना स्कैटरिंग और क्या कहते हैं उसका रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस कारण से आपका चीनी का घोल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ समझिए, है ना, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील ग्रुप क्या होता है? तो आपको पता है कि कीटोन में ये वाला क्रियाशील ग्रुप ऐसा रहता है बउआ। तो ऐसा कहाँ दिले है देख ला, कीटोन का क्रियाशील ग्रुप, और एच भी होता है यहाँ पर आपका ऐसे। तो कीटोन का कौन सा है जिसमें ऐसे दिया CHO करके, कौन सा दिया है आपको? देखिए बी ही तो है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कीटोन का क्रियाशील ग्रुप होता है CHO। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछला वीडियो में इसका डिस्कशन किए हैं। रवा ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आपको बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन होता है बउआ? हीरा है ना, ग्रेफाइट होता है, NaCl होता है ना। हीरा, ग्रेफाइट और NaCl आपका क्रिस्टलाइन होता है, और उतना ही आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलाइन रवा जो होता है बउआ, जो एक आपका रवादार ठोस होता है, एक बेरवादार होता है ना, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस होता है। चलिए तो यहाँ पर आपको जो रवादार जो ठोस पदार्थ होता है उसमें आपको बताया थे क्रिस्टलाइन वाला में, रवादार ठोस पदार्थ में हीरा, ग्रेफाइड, NaCl और इस तरह से रहेगा। लेकिन बेरवादार में 2 ऑप्शन आपको दिए थे बउआ, वहाँ पर आपको कौन कौन, कांच और रबर होता है ना। बेरवादार में कौन कौन, कांच और रबर। कांच और रबर को हम लोग बोलते हैं कुछ बेरवादार। तो यहाँ से आपको क्रिस्टलाइन पूछा गया है, तो क्रिस्टलाइन में अभी भी आपको कह रहे हैं बुआ, है ना, रवादार बउआ या क्रिस्टलीय, ध्यान रखना। अगर नहीं देखे हो पिछला वीडियो तो इसको लिख लो आराम से, पूछेगा ही, इसको लिख लीजिए रवादार या क्रिस्टलीय ठोस, रवादार या क्रिस्टलीय ठोस, इसका लिख लो हीरा लिखो, आगे लिखे ग्रेफाइट लिख लीजिए, NaCl लिख लीजिए, नमक NaCl जो होता है, इस सब ऑप्शन में आपको दिया रहता है NaCl हो गया। और लिख लीजिए अक्रिस्टलीय या एमोर्फस, अक्रिस्टलीय ठोस में लिख लो अक्रिस्टलीय बेरवादार, अक्रिस्टलीय को बेरवादार कहते हैं, तो उसमें लिख लीजिए कांच और रबर लिख लो, कांच और रबर इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए इसमें आपको कहा गया है रवादार ठोस के बारे में, तो है ना, जो क्रिस्टलीय होता है उसके बारे में, तो कौन सा हो जाएगा बउआ? हीरा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, हीरा है ना, आपका आंसर हीरा हो जाएगा ए। चलिए जिनका ये था सब लोग सही हैं, और क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट था बउआ, और उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, जिसको से मेटल निकाला जाता है उसको बताना है ना। अयस्क है, गैंग है, स्लैग है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ओर है, गैंग है, मैट्रिक्स है। चलिए ये बताना है कि खनिज जिसको से हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल जिनका आंसर ये आ रहा है सब लोग सही है, और ही कहेंगे वो अयस्क कहा जाएगा। जिसको से धातु का निष्कर्षण होता है उसको अयस्क कहते हैं। और कहा गया कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन विनेगर। चलिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। सिरका जो होता है बउआ, उस सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए जल्दी, हाँ बिल्कुल जिनका बी है वो लोग सब सही है। बी वाले CH3COOH होता है बउआ, CH3COOH, एसिटिक एसिड रहता है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड रहेगा। चलो बउआ अगला क्वेश्चन में, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? देता है वहाँ पर लिखा गया था, थोड़ा सा कट गया है, देते हैं कर दीजिए, या देता है ही इसको पूरा लिख लेना है, ठीक है। व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स इस सिल्वर मिरर टेस्ट। चलिए सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा देगा? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से इसको देख लीजिए और जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा बउआ? सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा देगा? ए जिनका है चलो सही है, हाँ बउआ ए वाले सब लोग सही हो, इसका भी सेम ही आंसर हो जाए CH3COOH। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं,
निकेल की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है इसमें निकेल की। ऐसे तो आपको बताए थे कि निकेल कार्बोनिल में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, लेकिन आप यहाँ निकाल सकते हो NiCO दिया है 4 गो, इसका निकाल सकते हो। बताओ Na का x मान लेते हैं और CO तो न्यूट्रल होता है तो इसका 0 हो जाएगा, तब प्लस 0 × 4 बराबर 0 लिख देंगे इधर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना सर। यहाँ x का मान तो आपका 0 आ जाएगा। तो निकेल कार्बोनिल में जो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या होता है बउआ वो हमेशा कितना 0 होता है। कार्बोनिल केवल CO वाला रहा तो समझिए वहाँ पर 0 रहेगा। तो निकेल का x मान लेते हैं, CO दिया गया है तो CO का 0 होता है, उसमें 4 से गुना कर दो और बराबर, इस पर कोई चार्ज नहीं था 0 है ना, तो 0 हो गया था। x + 0 = 0, तो मतलब x का मान 0 आ जाएगा। तो निकेल कार्बोनिल में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 हो जाएगा बउआ। तो चलिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? यह हवा एकदम वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट करता बार बार। चतुष्फलकीय कौन है ये आपको बताना। चतुष्फलकीय निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्फलकीय है? जल्दी से कमेंट करो आंसर वो। अगर आप लोग क्वेश्चन में जो असाइनमेंट याद किए होंगे सब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और जो याद नहीं किए हो इसी बैठल रहेगा। फिर टाइम हो गया है, कुछ ज़्यादा दिन टाइम बचल नहीं है बउआ, एग्जाम बहुत नज़दीक है, एकदम टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर जाओ उसमें से, असाइनमेंट में से। चलिए हाँ, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड। चलिए जिनका डी आंसर आ रहा है सब लोग सही है बउआ, जिनका डी है सब लोग सही है ना, डी वाले सब लोग सही हो, डी ही रहेगा। NiCl4 ऊपर 2- रहेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। HCP है ना, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इन SCP यूनिट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना? नंबर ऑफ एटम्स कहा है बउआ तो 6। यही कोऑर्डिनेशन नंबर कहता था 12 इसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर एटम की बात किया है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, 20 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलो। अगला क्वेश्चन में कहा एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा एल्केनल का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है बउआ, CnH2nO। ये एकदम इसको मेमोरी में आप सेट कर लीजिए। एल्केनल का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। एल्केनल का जो सामान्य सूत्र होता है बउआ एल्केनल का, इसको आपको एकदम ध्यान रखना, CnH2nO। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है ना, लौह चुंबक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो ना फेरोमैग्नेटिज्म। चलिए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म कौन शो करता है, लौह चुंबकत्व कौन दर्शाता है, ये आपको बताना है बउआ। लौह चुंबकत्व कौन दर्शाएगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, लौह चुंबकत्व कौन दर्शाएगा? चलिए बताइए। नहीं बउआ, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा CrO2। ये आपका लौह चुंबकत्व दर्शाएगा बउआ, CrO2 दैट रिप्रेजेंट फेरो है ना मैग्नेटिज्म। तो CrO2 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जिंक का अयस्क। क्या इसमें लिखा गया है बउआ, देख लो पहले थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, ऐसा लिखा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। निम्नलिखित में से कौन है, इसमें से हटा देना है, कौन जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक ब्लेंड दिया है ना। इसके बाद दूसरा पहला ऑप्शन जिंक ब्लेंड, दूसरा कैलेमाइन दिया है, जिंकाइट दिया है, बॉक्साइट दिया है। तो आपको पता है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है बउआ, तो डी आंसर हो जाएगा। और सबके सब जिंक का अयस्क होता है तो डी इसका आंसर रहेगा बउआ। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है ना कि जिंक का अयस्क होता है। चलो तो उसका बॉक्साइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन है ना प्रबलतम भस्म है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन रहेगा बउआ, इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना इसका आंसर सी रहेगा, CH3 2NH। ये जो है आपका सी आंसर रहेगा। रियल में ही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। बहुत सारी जगह पर आपको ये वाला मिलेगा लेकिन वास्तव में ये होता है। ठीक है, हालांकि NCERT में भी आपको डी ही दिया है ऑप्शन, लेकिन वास्तव में ये ही आपका आंसर रहेगा, CH3 2NH। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बउआ, है ना। इसमें ये कहा गया है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल आपको पढ़ावल गया है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उदासीन। चलो जल्दी से बताओ, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये थ्योरी में से डायरेक्ट है बुआ। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज निगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड और नन ऑफ दिस क्या रहेगा।
जल्दी से बताइए, जिनका जिनका ये आ रहा है सब लोग सही हो बउआ, ये तो बिल्कुल ही आंसर होगा क्योंकि एनोड ही ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। ये देखो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा बउआ, 2 वीडियो में दोनों में आ चुका है कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है अनुसंख्य गुण है ना, विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला आपको दिया प्रसरण दाब, पृष्ठ तनाव आपको दिया है, अर्धवायु काल है, ऑस्मोसिस है, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी और हाफ लाइफ पीरियड। तो कौन सा इसका रहेगा। तो आपको पता है कि प्रसरण दाब जो होता है वो प्रसरण दाब, तो यहाँ प्रसरण दाब तो लिखा नहीं है, तो नॉर्मली आपको प्रसरण ही लिखना पड़ेगा मजबूरी पूर्वक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रसरण दाब होता है ऐसे, लेकिन केवल प्रसरण ही दिया है, ऑस्मोसिस ही दे के छोड़ दिया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बउआ, इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो जिनका आंसर ये था सब लोग सही। चलो इसको तो जल्दी से बताओ, वोलियम का सूत्र बताओ जल्दी से। वोलियम का सूत्र क्या रहेगा, H2H2O7 है, H3O3 है और H3SO4 है, H2SO3 है, H3SO5 है। तो वोलियम का आपको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला ऑफ वोलियम। वोलियम का सूत्र बिल्कुल जिनका ये आ रहा है सब लोग सही हो। H2H2O7 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वोलियम। तो आपका आंसर ये आ जाएगा बउआ, आपका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन चलो, बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। बात्या भट्ठी आप लोग पढ़े होंगे, आयरन के जो होता है ऑक्साइड और चूना पत्थर और उसको कार्बन के साथ मिलाए थे, याद होगा आप लोग को। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, है ना। आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। चलिए जल्दी से बताइए, बिल्कुल जिनका ये आंसर आ रहा है वो आयरन ऑक्साइड, सब लोग सही हो। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है। कहा गया है कि किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पदार्थ के क्रिया करने का जो दर होता है वो दर किस पे निर्भर करता है। सक्रिय द्रव्यमान पर एक्टिव मास दिया है, अणुभार मोलेकुलर वेट है, परमाणु भार एटॉमिक वेट है, तुल्यांकी भार है ना, तुल्यांकी भार पर इक्विवेलेंट वेट पर। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ही है बउआ, पूछेगा एकदम निश्चित ही आने वाला है ना, निश्चित ही क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए किसी पदार्थ के क्रिया करने का जो दर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किस पे निर्भर करेगा। तो सक्रिय द्रव्यमान होता है बउआ, ये आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक एल्कोहल में कौन सा रहता है बताइए जल्दी से, इसको कमेंट करो जल्दी। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, और ये नॉर्मल आपको लग रहा है लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पूछता है, ये हर साल आपको पूछता है बउआ। 2021 में 20 में मतलब हर बार इसको रिपीट किया है। चलिए जल्दी से बताइए, एल्कोहल में कौन सा क्रियाशील ग्रुप रहा। एल्कोहल का OH होता है सर, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। जिनका ये है सब लोग सही है। अगला क्वेश्चन को चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ओ अयस्क को O से, खनिज OMG नहीं, ओ माई गॉड, तो इसको समझाए थे वहाँ, है ना। वो M में चला जाएगा लेकिन M O में नहीं जाएगा। नहीं, अयस्क जो है बउआ खनिज बनेगा लेकिन खनिज अयस्क नहीं बनता है, आपको समझाए थे। तो चलो बताओ कौन सा आंसर रहेगा। सभी अयस्क के खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, कि यहाँ नहीं रहेगा, कि फॉल्ट हो गया है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, है ना, मिनरल्स आर ओर्स। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा। बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा बउआ, जिनका ये है वो सब लोग सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जितना अयस्क होता है सबके सब खनिज ही रहता है, पृथ्वी से ही सब निकलता है। चलिए प्रसरण दाब के लिए कौन सा समीकरण सही आपको व्यक्त कर रहा है बताइए जल्दी से, है ना। प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन दिया गया P बराबर CRT, P बराबर CT/R, P बराबर RC/T, P बराबर RT/C। चलिए प्रसरण दाब क्या हो जाएगा, तो P बराबर CRT हो जाएगा बुआ, CRT, P बराबर आपका CRT हो जाएगा। आंसर ए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, और अगला क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया है Na3CrC2O4 3 है, क्रोमियम के उप सह संयोग संख्या बताना है।
चलिए तो उपसंयुक्त संख्या तो यहाँ होता है C2O4, बताइए कितना बंधन बनाता है सर, 2, 2 माइनस होता है तो 2 बंधन बनाता है। और यहाँ 3 संख्या दिया था, 3 दूना 6 इसका आ जाएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा बउआ, 3 दूना 6। ध्यान रखिएगा वास्तविक इसका आंसर 6 ही रहेगा बउआ, डी इसका आंसर रहेगा, है ना। चूंकि C2O4 2 बंधन बनाता है तो और 3 गो है तो 3 दूना 6 को बंधन बना लेगा ना, तो उपसंयुक्त संख्या 6 इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। चलिए आदर्श विलयन उसको कहते हैं जो रोल्ट के नियम का पालन करता है। द सॉल्यूशन व्हिच ओबे रोल्ट एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको बताया गया है। तो आदर्श विलयन के लिए कौन सा सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यह रोल्ट के नियम का पालन करता है, रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए फालतू में इधर ऑप्शन बने है, आपको पता है कि रॉस के नियम का जो पालन करेगा वही आदर्श विलयन है। आंसर आपका ये हो जाएगा बउआ। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए, अर्ध पारगम झिल्ली से, है ना, अर्ध पारगम झिल्ली से परासरण, हाँ बउआ यहाँ फिर से देख लो, ये कहा गया कि अर्ध पारगम झिल्ली से परासरण क्रिया में, है ना, निकल जाते हैं। जो अर्ध पारगम झिल्ली है उसमें परासरण की जो प्रक्रिया है से निकल जाता है। कुछ द ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM अलाउ इट टू पास, केरा जाने देता है। SPM जो होता है वो किसको जाने देता है, ये आपको बताना है कि किस वाला मॉलिक्यूल्स को जाने देता है। विलय, यहाँ पर कहा गया विलय के अणुओं को जाने देता है, विलायक के अणुओं को जाने देता है, जटिल आयन को जाने देता है, सरल आयन को जाने देता है। सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जल्दी से जरा इसको कमेंट करो आंसर बउआ। कम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन, जल्दी से कमेंट करो। इसका आंसर बताना है कि अर्ध पारगम झिल्ली से जो परासरण की क्रिया होता है उसमें से कौन निकलता है, सॉलिड मॉलिक्यूल की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा है, जटिल है या सिंपल, कौन सा आयन निकलता है। चलिए विलय, विलायक कौन सा रहेगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होता है ना उसको बाहर निकलने देता है ना, आर पर होने देता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, देख लीजिए, कहा गया है कि COOH जो एसिड वाला ग्रुप है के अलावा एमिनो अम्ल में और कौन रहता था। आपको पता है कि एमिनो अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसमें COOH और NH2 दोनों उपस्थित रहता है। तो बताइए COOH तो है ही, तो NH2 आपका रहेगा। अगला बउआ क्या हो जाएगा आपका, NH2, है ना, तो आंसर NH2 वाला हो जाएगा। कौन सा आपको ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन बी दिया है, तो बी को रंग, बी जो है उसको आपको एग्जाम में अच्छा से रंग के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में, है ना, ग्रुप 16 याद होगा, वो सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग करके। 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन रहता था, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्यूलेरियम है, पोलोनियम है ना। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल फाउंड, पीरियोडिक टेबल ऑफ द टेबल एलिमेंट फाउंड इज सल्फर, सोडियम, लोहा, नाइट्रोजन। चलिए सल्फर तो इसमें है ही, तो आपका आंसर ये आ जाएगा बउआ, है ना। कहा था कि इस ग्रुपा में ऑक्सीजन को छोड़ के और कोई रहेगा, तो रहेगा तो कौन है, तो सल्फर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एनिलीन में पाई बंधन की संख्या, पहले एनिलीन का संरचना बना लो, उससे क्लियर हो जाएगा पाई बंधन की संख्या। ऐसे होता है बउआ एनिलीन का संरचना, ऐसे इस तरह से रहता है NH2। तो ये बताइए पाई बंधन के हुआ है, तो 1 2 3, तो 3 पाई बंधन हो जाएगा आपका आंसर इसमें, है ना, डी आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलो वो बेर हवादार ठोस है, एमोर्फस आपको कहा है। बेर हवादार ठोस कौन सा है, एमोर्फस, क्रिस्टलाइन नहीं थे। एमोर्फस में आपको बता रहे थे, एमोर्फस में आपका कौन कौन होता है बुआ, कांच और रबर, आपको बताए थे एमोर्फस में। बेर हवादार वाला में कौन होता है, कांच और रबर, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बुआ, कांच। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। पिछला वीडियो में भी सेम क्वेश्चन करवाए हैं, कौन अल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेगा, वो बिल्कुल ठीक है। जिनका बी आ रहा है वो सब लोग सही है बउआ, बी वाला ही हो जाएगा, है ना। एल्डिहाइड जो है बी, एल्डिहाइड आपका यहाँ पर जो है बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, बेंजीन का अणुसूत्र जल्दी से बताओ, इसमें क्या बताना है बुआ, बताओ तो। बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र जल्दी से बताइए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या रहेगा बउआ, बेंजीन का अणुसूत्र बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, जिनका बी है सब लोग सही है, C6H6 होता है बेंजीन का अणुसूत्र। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो, और आई थिंक ये अगला क्वेश्चन हो गया है बउआ खत्म, यहीं तक था हम लोग को, है ना, ये हो गया है। चलिए तो ये तो हम लोग 2020 का किए हैं, एक और साल वाला जरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बउआ, नेक्स्ट ईयर वाले एक और क्वेश्चन। हाँ यहाँ देखिए 2019 का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कभी नहीं रहता है बुआ, एकदम आराम से इसे पढ़ते जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा। और आपको बनाना कितना है ना, 35 ही तो बनाना है,
चलो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है बुआ, सबसे पहला जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है इसको समझिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है बुआ, हाँ यहाँ ये कहा गया है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर मेटल प्यूरिफाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कॉपर विधि का प्यूरिफिकेशन किस मेथड से हम लोग करते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए। इसमें वैद्युत अपघट है ना, अपघटनी शोधन है, मंडल क्या दिया है वो, मंडल जून रिफ्रेशिंग इसको कहते हैं, मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण और बर्न लेखी विधि है, बर्न लेखी है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कॉपर का शोधन किस विधि। बिल्कुल सही है बुआ, जिनका जिनका ये आंसर है ना वो सब लोग सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है बुआ आपका, वैद्युत अपघटनी शोधन जो होता है ये इसका रहेगा, वैद्युत अपघटनी शोधन है ना, जिसमें एनोड कैथोड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना बुआ, कॉपर का जो शोधन होता है या शुद्धिकरण हम लोग कहते हैं, वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन PCl5 क्या है ये बताना है। देखो वो यहाँ छूटा हुआ PC5 नहीं है, वास्तव में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PCl5 है। तो PCl5 के बारे में आपको बताना है क्या ऑक्सीकारक है, अब कारक है, ऑक्सीकारक अब कारक दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं है। चलो जल्दी से बताओ क्या रहेगा। हाँ बिल्कुल, एक आपको पढ़ाया भी गया है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक होता है, इसका आंसर केवल ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक होता है, ये रहेगा। जिनका जिनका ये है सब लोग सही हैं। बी वाला पॉलीथीन एक बहुलक है, बताइए पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। पॉलीथीन किसका, पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ है ना, इथेन का है, इथीन का है, प्रोपीन का है, इथाइन का है। तो इथीन का होता है बुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रहता है बुआ। तो आपको इथीन का ध्यान रखना है, बी इसका आंसर हो जाएगा आपका जो रहेगा, इथीन का बी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, जटिल यौगिक दिया गया है बुआ, में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो चलो पोटेशियम पहला ग्रुप का है, 4 गो है तो उसका तो 4 आ जाएगा। आयरन का X मान लेते हैं, CN माइनस होता है, 6 से गुना करो तब -6 बराबर 0, 4 में से 6 घटाएंगे तब -2 आ जाएगा ना। तो X है ना, X -2 बराबर 0, तो उधर जाके +2 आ जाएगा। तो X बराबर प्लस बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो X बराबर +2 आपका आंसर हो जाएगा बुआ, ये आंसर रहेगा। X बराबर +2 आपका हो जाएगा आंसर ए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन को, चलो लोहा का मुख्य अयस्क है ना। चलिए लोहा का मुख्य अयस्क बताना है। चीफ ओर ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट और सभी है ना। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखाएगा बुआ, इंग्लिश वाला परेशान मत होना। मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट और सही, बिल्कुल सही है। जिनका सी है सब लोग सही है। हेमेटाइट इज मेन ओर ऑफ आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बताइए जल्दी से नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है बुआ, जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, धातु है, उपधातु होता है ना। धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल अधातु होता है बुआ। 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर रहेगा। गैसीय अवस्था में कभी धातु बनेगा ही नहीं। चलिए एक और आपको कंपाउंड यहाँ दिया गया है और कहा गया कि कोची है, जे बता दिए कोची है, जे बतावा है ना। द्विक लवण है, उप सह संयुक्त यौगिक है, अम्लीय लवण है, साधारण लवण है, डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एसिडिक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। जल्दी बताइए क्या रहेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन, जल्दी बताना है। हाँ बिल्कुल, जिनका बी है सब लोग सही है। बी वाले उप सह संयोजक यौगिक ही होता है वो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। एल्कोहल का क्रियाशीलता ग्रुप बिल्कुल OH रहेगा बुआ। जिनका OH है सब लोग सही है ना। डी जिनका आंसर है, एल्कोहल का OH होता ही है, इसको हर हाल में आप ध्यान रखिए। एल्कोहल जो होगा OH रहेगा। चलो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताना है। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, HNO3 H2N2O2, HNO2 है, HNO4 है। जल्दी बताइए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, कमेंट करो जल्दी से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या रहेगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक, बिल्कुल ठीक है। जिनका ए है वो HNO3 ही होगा, HNO3, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं होगा। कौन वाला गैस है जल पे रखिएगा ना तो जल पर कलेक्ट नहीं होगा। चलो O2 है, H2SO, SO2 है और N2 है। आपको पता है कि SO2 होता है बुआ, जल से अभिक्रिया जब करता है, संपर्क विधि में आप लोग पढ़े होंगे कि जब अभिक्रिया करता है तो H2SO4 का निर्माण करता है ना। हालांकि
यहाँ पर SO3 से रिएक्शन करता है, लेकिन SO2 भी जो है बउआ यहाँ पर SO2 भी आपका कलेक्ट नहीं होगा, इसके पास भी नेचर रहेगा SO3 जैसा ही नेचर है। तो ध्यान आपको रखना है कि इसका आंसर जो आपका रहेगा बउआ SO2C हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना, SO3 रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि SO2 को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है? एकल, कोई से मिले उलेगा नहीं, शादी ब्याह नहीं करता, कौन? तो आपको पता है कि ये गैस है ना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, और सब तो शादी ब्याह के लिए ही है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका रहेगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। चलो बउआ, आंसर जल्दी से कमेंट करो। एकल परमाणविक कौन है? बिल्कुल जिनका जिनका बउआ हीलियम आंसर है, बी आंसर है, सब लोग सही है, बी ही इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बउआ? बी। आपका आंसर बी। हीलियम एकल परमाणविक होता है, शादी ब्याह हीलियम नहीं करता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन सब अक्रिय होता है। हीलियम का संकेत लीजिए, पूछा है हीलियम का संकेत बताइए कौन सा? अरे ढेर सारा दिया है, तो एच ही होगा बउआ, ए रहेगा, एच ही रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। यौगिक का नाम बताना है। एक यौगिक दिया है, उसका नाम बताना है। यौगिकवा का नाम आपको पूछा गया है बउआ, और यौगिक ऐसा दिया गया है, देख लो, ये वाला यौगिक दिया था आपका, ऐसा यौगिक है। बताइए क्या है बउआ? फिनोल। क्या रहेगा? फिनोल ही होगा, बिल्कुल फिनोल रहेगा बउआ। यौगिक का नाम यहाँ पर क्या है? फिनोल। चलो अगला क्वेश्चन, कहा गया है एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को, एल्कोहल यदि आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए कि एल्कोहल सी है ना, एल्केन कहा है, तो एल्केन पहले ले लो, एल्केन CH4 होता है। तो इसमें से कहा कि एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं? एल्कोहल इज फॉर्मेड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। कहा कि एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो 3 ही को ना बचेगा बुआ। तो एल्कोहल बनाना है, तब इसमें OH ग्रुप से, OH ग्रुप का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, वो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है। तो क्लोरीन नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं होता, एल्डिहाइड नहीं होता बुआ। तो इसमें कौन हो जाएगा? जो OH वाला ग्रुप है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं बुआ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यही आपका होता है ना, तो OH ही रहेगा। तो हाइड्रोक्सिल आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ए रहेगा। बात क्लियर है बुआ? तो यहाँ पर जो OH होता है, OH से हम लोग रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोक्सिल हो जाएगा, आंसर आपका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। ओलियम में कहा गया कि ओलियम जो होता है वो उसमें H2SO4 के अलावा और कौन सा अवयव होता है? तो बताइए ओलियम H2SO4 और किसका किसका अवयव होता है बताना है। ओलियम इज ए कंपाउंड ऑफ H2SO4 एंड व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स बताना है। और क्या रहता है? चलिए जल्दी से SO2, SO3, H2S है, HSO4 माइनस है, कौन सा रहेगा? बिल्कुल जिनका आंसर SO3 आ रहा है सब लोग सही हो, है ना। ओलियम SO2 और H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है बउआ, है ना। तो एक हो जाएगा आपका SO3, बी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला में कहा गया कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक ऑक्साइड को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। चलिए उसको क्या कहेंगे? देखिए कहा गया कि धातु के ऑक्साइड है बुआ, तो धातु के ऑक्साइड को कहा गया कि है ना गलनांक के नीचे उसको हवा के उपस्थिति में देना है ना। तो यहाँ पर एक है ना रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन होता है, तो भर्जन है, भर्जन। और आपको पता है कि इसमें प्रगलन और निस्तापन एक ही चीज़ होता है। तो इसमें क्या रोस्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलो। बुनाइस और बुनाइन क्या होता है? जल्दी से बताओ, बुनाइस और बुनाइन क्या होता है ना। बुनाइस बुनाइन जो रबर है क्या है? प्राकृतिक है, संश्लेषित है, लेटेक्स है, और इसके बाद इसमें कहा कि पॉलीथीन होता है। नहीं बुआ, बिल्कुल बिल्कुल जिनका बी है सब सही है, संश्लेषित रबर होता है, मैन मेड होता है बुआ। उजला और पीला फास्फोरस, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उजला पीला फास्फोरस क्या है? बिल्कुल अपरूप होता है, ये आंसर एलोट्रोप हो जाएगा बउआ। अगला क्वेश्चन क्यों चलो। H2SO4 क्या है? H2SO4 बताइए। द्विभाषमिक अम्ल है, एक भाषमिक, डाइबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड है। तो एसिड है, बेस तो होगा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर कहा गया कि भस्म, इसमें कहा गया C और D में भस्म बोला गया, दोनों में बेस लास्ट में बोला था। CD तो होगा नहीं, वो तो काम खत्म हो गया बा। CD को हटाओ झंझट।
अब बचा है कि H2SO4 में के गो हाइड्रोजन है तो 2 गो, तो के गो H+ देगा, 2 गो H+ देगा, तो 2 H+ मतलब द्विभाषमिक हो गया, डाइवेसिक रहेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बउआ? ए। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए आ जाएगा बउआ। ठीक है, आंसर आपका जो यहाँ रहेगा ए रहेगा आंसर ए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, और अगला क्वेश्चन में जरा समझो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल को हम लोग है ना प्रिपेयर्ड करते हैं। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा? पे संपर्क विधि द्वारा, ओस्टबार्ड विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, हैबर प्रोसेस, कंटेक्ट प्रोसेस, ओस्टबार्ड प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और हैबर प्रोसेस। चलिए जल्दी से H2SO4 से तो बनता है बउआ क्या है ना, ओलियम का निर्माण होता है। जो संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण होता है, ओलियम का निर्माण होता है। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका आंसर बी है वो सब लोग सही है ना, ओस्टबार्ड विधि ही इसका आंसर होगा, बी वाले सब लोग सही हो। चलो आवर्त सारणी के द्वितीय, यहाँ क्वेश्चन दिया है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? आवर्त सारणी के दूसरा वाला में नहीं, पहला में तो हाइड्रोजन हीलियम 2 रहता है बुआ, दूसरा में कौन है? ली बे बकनोफेनेन करके है ना, ली बे बकनोफेनेन, तो दूसरा में 8 गो होता है ना, 2 8 18 32 ऐसे करके रहता है वो। तो दूसरा में पूछा था कितना है, 8 हो रहता है, तो दूसरा में 8 को हो जाएगा, बी आपका आंसर, बी ही आंसर होगा वो। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के ग्रुप पहला के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? क्षारीय धातु, क्षारीय भूमिज धातु है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनर्ट गैस है, नन ऑफ दी। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा। आवर्त सारणी के ग्रुप पहला में तत्वों को कहा जाता है, तो ये इसको आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु उसको कहते हैं बुआ, है ना, अल्कली मेटल उसको कहा जाता है, एल्कली मेटल आपका आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, प्रसंकरण बताना है, नाइट्रोजन का प्रसंकरण जल्दी से निकालिए और बताइए, है ना। नाइट्रोजन का 5 होता है बउआ, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 से गुना कर दें, 3 5 3 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 8 या 8 से कम रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 4 4 पर बताइए sp3 आपका आंसर आ जाएगा बुआ, sp3। चलो बिल्कुल, जिनका sp3 है सब लोग सही हो। कहा गया है कि अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया चेंजेज द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है होगा, जल्दी से बताना है। रेड लिटमस पेपर को किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है? बिल्कुल, जिनका नीला आ रहा है, ब्लू आ रहा है, सब लोग सही हो, नीला में ट्रांसफॉर्म कर देता है बुआ, नीला, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है, कहा गया कि को कहा जाता है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है ना। तो के कार्बन हवा बुआ 2 कार्बन, तो 1 कार्बन है ना में था, 2 कार्बन पर ये था, मतलब इथाइल एमीन करके हो जाएगा, इथाइल एमीन। तो यही तो आपको ऑप्शन दिया है, इथाइल एमीन, 2 कार्बन है तो इथाइल एमीन हो गया। चलिए अगला, ज्वार को कम करने के लिए है ना, के लिए उपयोगी दवा है ना, उपयोग नहीं बउआ, उपयोगी दवा को कहते हैं ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। बुखारवा को कम करला जो हम लोग दवा प्रयोग करते हैं क्या है, ज्वारनाशी, पीड़ाहारी, है ना। ऑप्शन दिया गया है ज्वारनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्याम्ल, इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ चलिए आपको बताइए जल्दी से, क्या है, एंटीपायरेटिक है, एनालेजिक दिया है, एंटी एसिड है, नन, इसमें से क्या है, ज्वार को कम करने के लिए बिल्कुल ज्वारनाशी रहेगा वो, एंटीपायरेटिक, ये आपका आंसर हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा सा इंग्लिशिया वाला पर ध्यान देना, ये एकदम इस बात को मेमोरी में आप सेट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो रहा है तो फट से इंग्लिश देख लेंगे उसमें क्या है। शुद्ध जल का मान होता है वो, शुद्ध जल का pH मान कहा है, सॉरी मान नहीं, pH मान उसमें छूट गया, pH। हाँ बिल्कुल बताओ जल्दी से, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना, शुद्ध जल का pH मान बउआ बिल्कुल 7, जिनका आ रहा है सब लोग सही हो, डी आंसर हो जाएगा बउआ। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है बउआ, जिनका D ब्लॉक आ रहा है सब लोग सही हो, D ब्लॉक जिनका आ रहा है ना सब लोग सही है, D ब्लॉक रहेगा, इसका आंसर C आपका हो जाएगा, तो D ब्लॉक हो जाएगा। चलिए अगला, पेट में अधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकता है, ज़्यादा अम्ल बन रहा है तो उसको रोक सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज इन द स्टोमक कैन बी कंट्रोल्ड बाय, है ना, एंटी एसिड है, मतलब प्रत्याम्ल है,
पीड़ाहारी है, ज्वारनाशी है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। चलिए जल्दी से पढ़िए और बताइए। पेट में अगर ज़्यादा अम्ल बन रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ तो बिल्कुल, जो आपका एंटी एसिड है प्रत्याम्ल से ही इसको रोक सकते हैं। ज़्यादा है 20 की दवा सुना है ना, 20 सांप काटे थोड़ा सा 20वां दे देता है, तो वही इसमें है, जो प्रत्याम्ल से ही, एंटी एसिड से ही रुकेगा। एक फराडे विद्युत में कितना एक फराडे विद्युत जो होता है कितना कूलम के बराबर होता है? 96,550 है, 96,500, 96,000, 95,500। चलो जल्दी से बताओ क्या रहेगा। एक फराडे जो विद्युत है उसमें कितना कूलम आवेश होता है? बिल्कुल ठीक हो, 96,500, जिनका सब लोग सही, बी ऑप्शन वाला सब लोग सही है बउआ। 96,500 ही होता है। और ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ कहा कार्बोहाइड्रेट जो जल आंशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड आपको देता है, विच गिव्स, है ना, विच यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट टू हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो 3 से 10 को मोनोसेक्राइड देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? जल्दी से बताओ। मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। बिल्कुल, जिनका आंसर सी है ना, ओलिगोसेक्राइड, सब लोग सही हो, ओलिगोसेक्राइड ही इसका आंसर हो जाएगा बउआ। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज का सूत्र जल्दी से बताओ। ये तो एकदम नॉर्मल है बउआ। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोजवा का सूत्र बताओ जल्दी से। फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, हाँ, C12H/10011। बिल्कुल ठीक है, C12H/, बी आंसर हो जाएगा, C12H/10011 बउआ, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो, CH4 में सिग्मा बंधन के गो, C 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 गो, तो बताइए सब के सब तो सिग्मे रह जाएगा बउआ। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा आंसर हो गया आपका, है ना, ये आंसर 4 सिग्मा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। डेटॉल का उपयोग किया जाता है, डेटॉल का प्रयोग कहला करते हैं, डेटॉल इज यूज्ड एज, चलिए जल्दी से बताना है। डेटॉल का प्रयोग क्यों करते हैं? संक्रमणहारी के लिए, प्रतिरोधी के लिए, मलेरिया रोधी के लिए, ऑल, है ना। यहाँ पर जो है ना डेटॉल का है, डेटॉल का यूज कहाँ करते हैं? बिल्कुल एंटीबायोटिक ही होगा, जिनका आंसर बी आ रहा है प्रतिरोधी, वो आंसर सही है बउआ, है ना। प्रतिरोधी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक बउआ, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक नहीं, इसमें है एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा गया कि इसका IUPAC नाम बताना। बताओ के कार्बन न दिले है, CH3 या COOH में के कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन में एक के लिए मिथ, तो 2 के लिए एथ, तो एथ जैसा कुछ है का? दो, हाँ सर, एथेनोइक तो है, तो एथेनोइक आपका आंसर हो जाएगा। बी मेथेनोइक, का प्रोपेनोइक तो नहीं होगा, मिथेनॉल होबे नहीं करेगा, है ना। एथ जैसा कंडीशन है तो एथेनोइक आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। आप नॉर्मल दिमाग लगा के भी इसको बता सकते हैं। लो बउआ, यहाँ पर तो कुछ हो गया जी, और ये क्या हो गया है? तो ये हो गया है आपका खत्म, इंड हो गया है बउआ, है ना। यहाँ पर हो गया है आपका इंड, तो ये हो गया, है ना। 2 पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए हैं बउआ, 2 पार्ट हम लोग को डिस्कशन हो चुका है, और काफ़ी अधिक क्वेश्चन हम लोग किए हैं। टोटल क्वेश्चन ध्यान रखो, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आपको शाम में 7 बजे से मैथ के ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है, तो वहाँ भी आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। चलो था, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बउआ? आज हम लोग मैथ में LPP जो होता है ना बउआ, है ना, तो उसका आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, या ये जो LLP है उसका हम लोग आज क्वेश्चन आज करने वाले हैं मैथ में। और उसका थंबनेल आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसका मैथ वाला क्लास कितना बजे से रहेगा, जिसमें आपको ग्राफ वाला सिचुएशन, है ना, पढ़ाया जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। चलो तो अब इसको रहने देते हैं बउआ।